हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल AR मैथ क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 3A के बचे हुए सवाल पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम दूसरा सवाल पढ़ते हैं कि 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। एक महीने बाद 4 किलोग्राम सेब एवं 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। देखिए, पहले अंगूर है, पहले सेब है 2 किलोग्राम और 1 किलोग्राम अंगूर है। इसका रेट हमें नहीं पता है, लेकिन दोनों को मिला करके किसी दिन इसका रेट कितना है 160 रुपये। और 4 महीने के बाद 4 किलोग्राम सेब होता है, 2 किलोग्राम अंगूर होता है, इसका मूल्य कितना हो जाता है 300 रुपये। तो आप लिखेंगे माना सेब का मूल्य x रुपये प्रति केजी और दूसरा आपका क्या है, अंगूर है। अंगूर का मूल्य y रुपये प्रति किग्रा है। हमने आपको बताया था कि इस टाइप के जो भी सवाल होंगे उसमें 2 शर्त दी रहेगी। यहाँ भी देखिए 2 शर्त है। पहला 2 किलोग्राम सेब है और 1 किलोग्राम अंगूर है। अगर 1 किलोग्राम सेब का मूल्य x रुपये है तो 2 किलोग्राम सेब का मूल्य कितना होगा, 1 का x 2 का तो 2x हो जाएगा। यानी किलोग्राम में x आपने मान लिया है कि x रुपये प्रति केजी है, तो 2 किलो का आप 2 से गुणा कर देंगे। तो आप लिखेंगे प्रथम शर्त से, पहला क्या होगा, प्रथम शर्त के अनुसार या प्रथम शर्त से। तो जब प्रथम शर्त के अनुसार या प्रथम शर्त से करेंगे तो 2 किलोग्राम सेब का मूल्य 2x प्लस अंगूर कितना है 1 किलोग्राम, इसका मूल्य कितना हो जाएगा y, और ये मिला के 160। ये पहला समीकरण हो गया। फिर क्या कहा जा रहा है कि 1 महीने बाद 4 किलोग्राम सेब, तब आप क्या लिखेंगे, द्वितीय शर्त के अनुसार क्या, 4 किलोग्राम सेब, 1 किलोग्राम सेब का मूल्य x है, तो 4 किलोग्राम सेब का मूल्य कितना होगा 4x। और 2 किलोग्राम अंगूर, अगर 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य y है तो 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 2y, तो 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 300। ये समीकरण नंबर 2। तो इस प्रकार आपका पहला सवाल पूरा हो गया। ये कह रहा है कि इस स्थिति को बीजगणितीय, तो बीजगणितीय रूप का हो गया। अभी आपको क्या करना है, ज्यामितीय रूप में भी व्यक्त करना है। तो ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना है तो आप पहले समीकरण में लेंगे y इज इक्वल टू 160 माइनस 2x। इसको आप लीजिए। यहां से जब इसको आप हल करेंगे तो x का मान आप रखेंगे और आपको y का मान प्राप्त होगा। यानी x अपान ये x का मान रखिए और y का मान आपको प्राप्त होगा। तो आप ध्यान दीजिए कि x का मान 0 रख सकते हैं, x का मान 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, -1 -2 -3 समथिंग कुछ भी रख सकते हैं। लेकिन आप प्रयास कीजिए कि x का ऐसा मान रखें कि y का मान लगभग x के थोड़ा सा आगे पीछे हो, नहीं तो ग्राफ खींचने में आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। तो हम x बराबर क्या रखते हैं, देखिए अगर x बराबर आप 80 रख दें तो y इक्वल टू 0 हो जाएगा, या कुछ भी रख सकते हैं। तो x बराबर आप 40 रख दीजिए। जब x बराबर आप 40 रखेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा, 40 दूना 80, और 160 में से 80 घटेगा तो क्या आ जाएगा 80। आपने x बराबर पहले 40 रखा, फिर इसके बाद x बराबर 50 रख दीजिए। x बराबर कितना रख दीजिए 50। तो y का मान ये देखिए 50 दूना 100, और 160 में से 100 घटेगा तो कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। एक मान और ले लीजिए, 70 ले लीजिए। अगर x बराबर आपने 70 ले लिया तो ये 7 दूना 140,
ये 70 दूना 140, 160 में से 140 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 20। तो इन 3 बिंदुओं से आप ग्राफ पेपर पर बिंदु प्लॉट कर लेंगे। इसी प्रकार जब दूसरा समीकरण लेंगे, ये तो समीकरण 1 से लिख देंगे, समीकरण 1 से, फिर समीकरण 2 से। 2 से आपको क्या मिलेगा, ये 2y बराबर 300 ऋण 4x। एक्चुअली y का मान निकालते हैं तो x को जब उधर ले जाते हैं तो 2y इज इक्वल टू 300 माइनस 4x, या y इज इक्वल टू 300 माइनस 4x अपॉन 2। यहाँ भी सेम वही करेंगे, x और y का मान लेंगे। तो देखिए अगर x इज इक्वल टू 0 ले लेते हैं तो y का मान कितना आ जाएगा 300/2 यानी 150। 0 और 150 पे अंतर काफ़ी होगा, तो हम क्या करते हैं कि x इज इक्वल टू 50 लिख लेते हैं। x का मान कितना लिख लेते हैं 50। जब x का मान 50 करेंगे तो 50 चौका 200, 300 में से 200 घटाइएगा तो 100 आएगा, और फिर 100 में 2 का भाग देंगे तो y का मान भी कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। फिर x का मान आप 75 रख दीजिए। अगर x का मान 75 रखेंगे तो 75 चौका 300, y बराबर 0 आ जाएगा। तो फिर 75 और 0, आप प्रयास ये करिए, इसे 50 आया है 60 रखिए, ये भी 40 के आसपास आए। हालांकि आप कुछ भी रख सकते हैं, 1 रखेंगे तो 300 में से 4 घट जाएगा तो आ जाएगा 296, 296/2। तो 100 यहाँ 296/2 करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा आएगा, इसलिए आप फिर अभी 40 रख दीजिए। अगर आप यहाँ 40 या 60 रख देते हैं तो ये 4 चौक 16, 160 आएगा। 300 में से 160 घटाएंगे तो 140 आएगा। 140 का आधा कितना हो गया 70। और एक बार आप 60 रख दीजिए। जब आप 60 रखेंगे तो 300 और 6 चौक 24, 240। 300 में से 240 घटाएंगे तो आपका आएगा 60, और 60/2 बराबर 30। तो इस प्रकार दोनों समीकरण से आपको ये 2 वैल्यू मिल गई। अभी आप क्या करेंगे, x अक्ष और y अक्ष। अब तक आपका जो x और y का मान आता था, 2 लेते थे 4 आता था, 8 आता था, 10 आता था, लेकिन अब की बार क्या है 40, 80, 50, 60। तो अब की बार जो खाने मानिए आप, वो खानों की संख्या अधिक ले लीजिए। जैसे पहला खाना जो मानिए वो 10 का, ये 10 है, ये 20, 30, ये 40, 50, 60। यानी जो खाने मानिएगा वो 10-10 के मानिए x अक्ष पर, ऐसे -10, -20, -30, -40, ऐसे ऊपर भी 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। तो हम पहले खींचते देखिए, x पर 40 तो y पे कितना 80। 40 का मतलब ये 10, 20, 30, 40, और y पर 1, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, ये 80। तो 40 के ऊपर और 80 के सामने, यानी पहला बिंदु आ गया ये। फिर 50 पे 60। जब आप 50 करेंगे तो 60, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 50 पे 60। फिर 70 पे 20, तो 60 तक है तो ये 70 कर लेंगे तो 20, 70 के ऊपर ये। तो इस प्रकार ये एक रेखा ये हो गई। ये जो रेखा मिली है वो पहले समीकरण से। अभी दूसरे समीकरण से ये रेखा हम प्लॉट करेंगे 50 पे 50, यानी 10, 20, 30, 40, 50, 10, 20, 30, 40, 50। तो 50 के ऊपर और 50 के सामने। अब की बार इसको हम 10, 20, 30, 40, 50, इसको अब की बार हम गोले से निरूपित करते हैं। फिर 40 पे 70,
40 पे ये 10, 20, 30, 40, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, ये आ जाएगा यहां। फिर अगला क्या है, 60 पे 30, तो 60 यहां हो गया, 10, 20, 30 ये हो गया आपका। तो इस प्रकार हम क्या देख रहे हैं, ये हमें दूसरी रेखा मिल गई। तो इस प्रकार ये बीजगणितीय निरूपण हो गया और वो आपका हो गया ज्यामितीय निरूपण। प्रश्नावली 3A का तीसरा सवाल, दो रेल पटरियां समीकरणों x + 2y - 4 = 0 और 2x + 4y - 12 = 0 द्वारा निरूपित की गई हैं। इस स्थिति को ज्यामितीय रूप में व्यक्त करो। आप ध्यान दीजिए कि दो समीकरण हैं और दोनों समीकरणों को ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना है। और क्या कहा गया है कि ये जो समीकरण है वो दो रेल की पटरियां हैं। आप क्या जानते हैं रेल की पटरियों के बारे में, कि रेल की पटरियां आपस में एक दूसरे को कहीं काटती नहीं है, क्योंकि रेल की दो पटरियां आपस में एक दूसरे के समांतर होती हैं। ये आपको पहले से पता है। तो आप एक काम करिए, x + 2y - = 0 - 4 = 0 समीकरण 1, 2x + 4y - 12 = 0 समीकरण 2। तो आप यहां लिखेंगे समीकरण 1 और 2 की तुलना, समीकरण 1 और 2 की तुलना a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0 से करने पर, 0 से करने पर, जब आप 0 से करिएगा तो a1 = 1, x का गुणांक a1 और x का गुणांक कुछ नहीं तो 1, b1 = 2 और c1 = -4। इसी प्रकार दूसरे वाली का a2 = 2, b2 = 4 और c2 = -12। आपको पता है कि जब इस टाइप का इक्वेशन आता है समीकरण, तो हम क्या करते हैं, a1/a2 निकालते हैं, ये 1/2। फिर जब आप b1/b2 करेंगे तो 2/4, ये भी कट के क्या आ जाएगा, 1/2। हमने आपको बताया है कि जब a1/a2 और b1/b2 दोनों बराबर आ जाएं तब तो आपको c1/c2 निकालने की जरूरत है। और अगर a1/a2 और b1/b2 दोनों आपस में बराबर ना हो तो आप लिख देंगे a1/a2 ≠ b1/b2। अतः समीकरण के या रैखिक युग्म के केवल एक हल हैं, अद्वितीय हल हैं, लेकिन यहाँ तो दोनों बराबर है। तब आप क्या लिखिएगा, c1/c2 = -4/-12। देखिए c1 का मान -4 और c2 का मान -12, माइनस माइनस प्लस होगा, ये 4 1 होगा और 3 = 1/3। तो आप यहाँ लिखेंगे a1/a2 = b1/b2 ≠ c1/c2। ये कौन सी शर्त का पालन कर रहा है, अगर तीनों बराबर होते तो दोनों रेखाएं समपाती होंगी, यानी इस समीकरण के अपरिमित हल हैं। और अगर पहले दोनों बराबर हैं लेकिन तीसरा बराबर नहीं है तो आप क्या लिखेंगे, समीकरण या रैखिक युग्म का कोई भी हल नहीं है। तो आप लिखेंगे कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। अर्थात कब कोई हल नहीं होता है, दोनों रेखाएं या रैखिक युग्म क्या है, समांतर हैं। रेल की पटरी कैसी होती है, समांतर होती है। आई होप आपका क्लियर होगा। अगर आप चाहें तो अभी आप क्या करिएगा, पहले समीकरण से आप क्या लिखिएगा, समीकरण 1 से। जब समीकरण 1 से आप करेंगे तो समीकरण 1 कहां है, ये आपका। तो 2y =
माइनस एक्स प्लस 4 या y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 4/2। यहां आप क्या करिएगा, x का मान रखिएगा, आपको y का मान प्राप्त होगा। देखिए x का एक मान 0 रख दीजिए, 0 रखेंगे तो 4/2, y का मान क्या आ गया, 2 आ गया। 1 रखेंगे तो प्लस 4 माइनस 1 3 आ जाएगा, इसलिए आप बटे में आएगा मत रखिए, ये हम 2 रख दीजिए। x इक्वल टू 2 रखेंगे तो 4 माइनस 2 इक्वल टू 2/2 1 आ जाएगा। आप x इज इक्वल टू 4 रखिए तो -4 + 4 0 और 0/2 इक्वल टू 0। पहले समीकरण से ये आ गया। और फिर आप क्या लिखेंगे, समीकरण 2 से। जब समीकरण 2 से करेंगे तो समीकरण 2 ये है, हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं y इज इक्वल टू -2x माइनस 2x प्लस 12/4। अब आप यहां क्या करेंगे, x का मान रखेंगे, y का मान आपको मिलेगा। अगर x इज इक्वल टू 0 रख दें तो 12/4, और जब यहां 12/4 होगा तो 12/4 3 आ जाएगा। अब x इज इक्वल टू आप 6 रख दीजिए। अगर x इज इक्वल टू 6 रखिएगा तो 6 दूना 12, -12 प्लस 12 0 आ जाएगा। एक मान और ले लीजिए, x इज इक्वल टू आप 8 रख लीजिए। 7 रखेंगे तो 7 दूना 14, उस पर भी आ जाएगा। अगर आप 7 रखते हैं तो 7 दूना 14, ऋण 14 धन 12 यानी ऋण 1 आ जाएगा। अब आप जैसे ग्राफ खींचते हैं, आप ग्राफ खींच लीजिए, और जब ग्राफ आप खींचिएगा तो 2 रेखाएं आपको समांतर मिलेंगी जो रेल की पटरी की तरह होंगी। इस प्रकार आपका ये ज्यामिति निरूपण हो गया। 8वां सवाल, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 है, तो बाग की बीमाएं का मतलब होता है लंबाई और चौड़ाई। यानी एक बाग है, उसकी लंबाई क्या है, चौड़ाई क्या, हमें पता नहीं है। जो हमें ज्ञात करना होता है हम उसे मान लेते हैं। तो हम लिख लेंगे, माना बाग की लंबाई x मीटर और चौड़ाई y मीटर है। यानी बाग की लंबाई आपने x मान लिया और चौड़ाई y। क्योंकि ये आयताकार बाग है तो आप जानते हैं कि आयत मीन्स होता ही है कि आमने सामने की भुजाएं क्या हों, बराबर। अगर ये x है तो ये x होगा, और ये y है तो ये भी क्या होगा, y होगा। अब आप ध्यान दीजिए, इस टाइप के जितने भी सवाल हैं उसमें 2 शर्त होगा, 2 अज्ञात राशियां होंगी। देखिए लंबाई और चौड़ाई दोनों अज्ञात हैं, तो जहां 2 अज्ञात राशियां पूछेगा वहां आपको 2 शर्त भी देगा। सवाल ध्यान से पढ़िए, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो आप लिखिएगा प्रथम शर्त के अनुसार पहला शर्त क्या है कि जब आप कह रहा है कि लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, यानी लंबाई में से चौड़ाई घटाएंगे, x में से y घटाएंगे तो कितना बचेगा, जितना अधिक है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पास जितना पैसा है उससे मेरे पास 50 रुपये ज़्यादा है, तो अगर आपके पास 100 है तो हमारे पास 150 होगा। यानी हमारे पास जितना पैसा है उतने में से आपके पास जो पैसा है उसको घटा दें तो जो अंतर होगा वो आ जाएगा। तो इसमें यही कह रहा है कि जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, यानी लंबाई में से चौड़ाई घटाएंगे तो शेषफल वही बचेगा जितना अधिक होगा। ये हो गया समीकरण नंबर 1। फिर द्वितीय शर्त से देखिए, या द्वितीय शर्त के अनुसार इसमें क्या बताया गया है कि बाग का अर्ध परिमाप होता है चारों भुजाओं का योगफल।
चारों भुजाओं का योगफल परिमाप होता है। अर्ध परिमाप का मतलब होता है कि चारों भुजाओं का योगफल नहीं बल्कि दो संलग्न भुजाओं का योगफल। तो एक भुजा x है और एक भुजा y। अर्ध परिमाप का मतलब पूरे का आधा, तो पूरा होता है 2x प्लस 2y। एक्चुअली जब चारों भुजाएं जोड़ेंगे तो x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई, 2 बार x और 2 बार y, ये तो पूरा हो गया। जब आधा करेंगे तो इसका बटे 2 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 कॉमन, x प्लस वाई बटे 2, 2 2 से कैंसिल। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि अर्ध परिमाप का मतलब क्या होगा, लंबाई धन चौड़ाई। तो द्वितीय शर्त के अनुसार x प्लस वाई बराबर कितना दिया हुआ है, अर्ध परिमाप 36 है। ये हो गया समीकरण नंबर 2। बीजगणितीय रूप में व्यक्त हो गया। आपको 2 समीकरण आ गए, दोनों समीकरणों को हल करना है। दोनों समीकरणों को जब आप हल करेंगे तो वहां से आपको x और y का मान निकल आएगा। तो फिलहाल हल करने का जो तरीका है, अब तक आपने कौन सी विधि पढ़ी, सिर्फ ग्राफ विधि पढ़ी है। ग्राफ विधि में आप क्या करते हैं, क्या करेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या होगा, y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स, ये माइनस वाई होगा, सॉरी देखिए जब x उधर ले जाएंगे तो माइनस वाई इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स, या y इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस एक्स। अब यहाँ x का मान आप रखेंगे, y का मान आपको मिलेगा। अगर आप x बराबर 0 रख देंगे तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -4। x इज इक्वल टू 0 तो y इज इक्वल टू -4। अगर आप x इज इक्वल टू 4 लिखिएगा तो -4 और +4 0 हो जाएगा। x इज इक्वल टू 4 पे y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2 पे आपका क्या होगा, x इज इक्वल टू 2 पे जब x इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो -4 प्लस 2 ये हो जाएगा -2। आप चाहें तो और मान रखते जाइए, आप मान रखते जाइएगा तो बहुत सारा मान आपको मिलेगा। फिर आप क्या लिखेंगे, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से जब आप 2 से हल कीजिएगा, 2 क्या है, x प्लस वाई बराबर 36, तो y बराबर 36 ऋण x। अब जब y बराबर 36 ऋण x करेंगे तो आपको x y, x का मान आप रखेंगे, y का मान मिलेगा। अगर x बराबर आप 36 लिख देंगे, x बराबर 0 रख देंगे तो y का मान 36 आ जाएगा। 36 तो बहुत लंबा होगा, ऊपर नीचे हो जाएगा, तो आप उतना मत लीजिए। आप x बराबर कम से कम 18 के आसपास लीजिए। अगर x बराबर आपने 18 ले लिया तो y बराबर क्या आ जाएगा, ये भी 18 आ जाएगा। 36 में से 18 घटाएंगे। अब एक बार x बराबर आप 16 ले लीजिए। जब x बराबर आप 16 लीजिएगा तो 36 ऋण 16 बराबर क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। x बराबर आप 14 ले लीजिए। जब x बराबर 14 लेंगे या 15, तो मान लीजिए कुछ भी ले लेंगे, आ जाएगा आपका 14 ही ले लीजिए। जब 14 लेंगे तो y बराबर क्या आ जाएगा, 22। अब आप क्या करिएगा कि ग्राफ पे प्लॉट कीजिए, और ऐसे सवालों के लिए जब आप ग्राफ पर प्लॉट करेंगे तभी आपका एग्जैक्ट उत्तर आएगा। तो ग्राफ पे आप प्लॉट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब देखिए पहले में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दूसरे में 18 है, 16 है, 14 है, जबकि अभी तक जो हमारा यहाँ हुआ है वो कहाँ तक गया है, देखिए। तो आप यहां देखिएगा, पहला 0 पे -4, x बराबर 0 पे y इज इक्वल टू -4, 1 2 3 4, तो पहला बिंदु यहां आ गया। 4 पे 0, 1 2 3 4, 4 पे 0, 2 पे ऋण 2, तो
1 2 1 2, तो इस प्रकार ये पहली रेखा जो होगी ये हो गई पहली रेखा। अब x बराबर 18 पे y बराबर 18, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, y का मान 18 है। जब y का मान 18 की बात करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, तो 18 के ऊपर और 18 के सामने लगभग यहां कहीं आया। फिर 16 पे 20, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 पे ये 20 है, 19 20, यानी यहां कहीं आएगा। 14 पे 22 है, तो ये 16 है 15, ये 14 पे 22, 14 22 का मतलब और ऊपर, तो इस प्रकार ये दूसरी रेखा है। तो इसको जब आगे बढ़ाइएगा तो ये कहीं काटेगा, जहां काटेगा उसका निर्देशांक आप निकालिएगा। जो निर्देशांक आएगा x पर x का मान होगा और y पर y का मान होगा। अगर आप ग्राफ विधि से लगाएंगे तो आपको ग्राफ पर ही ये प्लॉट करना होगा, तब आप इसका उत्तर एग्जैक्टली निकाल पाइएगा। समीकरण x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0 का ग्राफ खींचिए। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात करो और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित करो। देखिए, दो समीकरण दिए गए हैं। आपको कई बार बताया जा चुका है कि अगर ये रेखीय समीकरण का मतलब चर की घात 1 हो, तो जो समीकरण आता है उसको जब ग्राफ पेपर पर आप खींचेंगे तो सदैव एक सीधी रेखा आएगी। तो ये भी रैखिक समीकरण है, ये भी रैखिक समीकरण है, यानी दोनों एक सीधी रेखाएं हैं। दो रेखाएं अगर समांतर ना हो तो खींचने पर एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटेंगी। तो दो रेखा ये हो गई और एक तीसरी रेखा है x अक्ष। जब तीन रेखाएं आपस में समांतर ना हो, सपोज कर लीजिए एक रेखा ये है, एक रेखा ये है, एक ये है, अगर तीन रेखाएं आपस में समांतर नहीं हैं तो क्या होता है, एक त्रिभुज का निर्माण करती हैं। वही यहां बता रहा है कि एक रेखा ये हो गई, दूसरी रेखा ये हो गई, तीसरी रेखा x अक्ष है। इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और साथ साथ त्रिभुजाकार पटल को छायांकित करो। हालांकि यहां केवल त्रिभुजाकार पटल का छायांकन पूछा है, जबकि एग्जाम्पल्स में त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है। तो बहुत आसान है, फिलहाल हम इसको लगाते हैं। तो पहला समीकरण है x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहां से आप y को उस तरफ कर दीजिए तो x प्लस 1 इज इक्वल टू वाई, या y इज इक्वल टू x प्लस 1। ये हो गया y इज इक्वल टू x प्लस 1। यहां आप देखिए x अपान y, जब आप इसको रखेंगे तो आप x के मान रखिए और y के मान आपको मिलता जाएगा। तो x इज इक्वल टू आप 0 रख दीजिए, x इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो y का मान क्या आएगा, x इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो 0 प्लस 1 यानी 1 आ जाएगा। फिर x इज इक्वल टू 1 रख दीजिए, जब x इज इक्वल टू 1 रखिएगा तो 1 प्लस 1 ये 2 आ जाएगा। x इज इक्वल टू 2 रख दीजिए तो 2 प्लस 1 3 आ जाएगा। अगर आप x इज इक्वल टू माइनस 1 रखिए, x इज इक्वल टू माइनस 1 रख दीजिए तो माइनस 1 प्लस 1 y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। तो एक समीकरण से 3 या 4 बिंदु बहुत है, उसमें हम एक रेखा खींच लेंगे। फिर हम दूसरा समीकरण लेते हैं, 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। यहां से 2y इज इक्वल टू 12 माइनस 3x। देखिए 12 माइनस है, उस तरफ ले जाएंगे प्लस होगा,
और ये 3x प्लस से ले जाएंगे तो माइनस होगा, या y इज इक्वल टू 12 माइनस 3x अपॉन 2। यहाँ आप क्या करते हैं, फिर से वही x का मान रखेंगे, y का मान आपको प्राप्त होगा। अब देखिए ध्यान से, x का ऐसा मान रखिए कि जिससे y का मान पूर्णांक आए, तो x इज इक्वल टू 0 रख दीजिए। जब x इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, 12 अपॉन 2 क्या जाएगा 6। x इज इक्वल टू 1 रख दीजिए, तो 3 एक नम 3, 12 में से 3 गए 9, और 9/2 एक पूर्णांक नहीं आएगा, तो फिलहाल 1 नहीं रखेंगे, क्या रख देते हैं 2 रखेंगे। तो ये 12 है, 3 दूनी 6, 12 में से 6 गए 6, और 6/2 बराबर 3। फिर आप क्या रखेंगे, 3 रखेंगे, फिर वही नहीं मिलेगा, 4 रख दीजिए। जब x इज इक्वल टू 4 रखेंगे तो 3 चौक 12, 12 ऋण 12, 0 आ जाएगा। अब एक बार ये 3 बहुत हो गया, अभी क्या करते हैं हम, ग्राफ पे चित्र बनाते हैं, ये ग्राफ को प्लॉट करते हैं। ये हो गया x अक्ष और ये हो गया y अक्ष। 1 2 3 4 5 6 7 8। यहां देखिए अंदाज के बनाया जा रहा है, तो बहुत एग्जैक्ट आने की संभावना कम है। आप ग्राफ पेपर पर बनाएंगे तो आपका बिल्कुल एग्जैक्ट आएगा। 1 2 3 4 5, दाहिनी तरफ धनात्मक, बाईं तरफ ऋणात्मक, ऐसे ऊपर धनात्मक और नीचे आपका ऋणात्मक। ये -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9। तो हम पहली रेखा खींचते हैं, x बराबर 0 पर y बराबर 1, x बराबर 0 यही होगा, y बराबर 1, एक बिंदु हो गया। x बराबर 1 पर y बराबर 2, 1 और ये क्या होगा 2। x बराबर 2 पर y बराबर 3, फिर x बराबर ऋण 1 पर y बराबर 0, ये। तो इस प्रकार ये पहली रेखा आ गई। फिर दूसरी रेखा खींचते हैं, x बराबर 0 पर y इक्वल टू 6, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया। x इज इक्वल टू 2 पे y इज इक्वल टू 3, ये 2 1 2 3। आप देखिए यहां भी 2 पे 3 है, यहां भी 2 पे 3 है, ये दोनों एक ही जगह हो गए। फिर 4 पे 0, 4 पे 1 2 3 4, ये थोड़ा सा ऊपर हो गया है, 1 2 1 2 3। ये देखिए जब आप करेंगे ये आ गई। अब देखिए 2 3 कॉमन है। जब दो रेखाएं खींचते हैं और कोई कॉमन बिंदु होता है तो वही उनके कटान बिंदु का क्या होता है, निर्देशांक। इसका निर्देशांक क्या हो गया 2 3, क्या हो गया 2 3। तो एक शीर्ष का निर्देशांक 2 3 हो गया। दूसरे शीर्ष का निर्देशांक देखिए, जो ये x अक्ष को काट रहा है तो x अक्ष पे y 0 और कहां काट रहा है 4 0 पे, तो इसका निर्देशांक क्या हो गया 4 0। भाई कह रहा है ना कि एक रेखा ये है, एक रेखा ये है और ये x अक्ष है। इन्हीं 3 रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्ष का निर्देशांक पूछ रहा है। तो दो रेखाओं का कटान बिंदु कितना है 2 3, तो एक शीर्ष का निर्देशांक 2 3 हो गया। ये जो रेखा है
वो एक्स अक्ष पर y बराबर 0 होता है। जब y बराबर 0 करेंगे किसी भी समीकरण में, आप y बराबर 0 कर दीजिए, y बराबर 0 करेंगे तो x का, यहाँ दूसरे वाले में देखिए, y बराबर जब आप 0 कर दीजिएगा तो 3x इज इक्वल टू 12 या x इज इक्वल टू 12/3 4 आ जाएगा। अब एक शीर्ष ये हो गया, एक शीर्ष ये है, इसका निर्देशांक क्या है? यहां x बराबर क्या है? y बराबर 0 है। अब पहले में जब y बराबर 0 करेंगे तो x इज इक्वल टू -1 आएगा, यानी इसका निर्देशांक -1 और 0। तो इस प्रकार त्रिभुज के तीनों शीर्षों के निर्देशांक आपको पता हो गए। अब कह रहा है कि त्रिभुज वाले भाग को आप छायांकित कीजिए। इस भाग को आपने क्या किया? छायांकित किया। अगर यही आपसे पूछ लेता कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो, त्रिभुज का क्षेत्रफल एग्जाम्पल्स में पूछा है, इसमें नहीं पूछा है, तो फिलहाल हम उसको देख लेते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, ये इस सवाल का पार्ट नहीं है जो हम लिख रहे हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। ये किसी भी त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र है। तो 1/2 आधार, देखिए यहां से यहां तक ये दूरी 4 खाना और ये दूरी 1 खाना, कितना हो गया? 4 1 5। देखिए ध्यान से, ये 4 भाग है और ये 1 भाग है, टोटल कितना हो गया? 5 भाग। और ये ऊंचाई आप देखिए, x अक्ष पर 2 खाना और y अक्ष पर कितना खाना? 3। तो 5 गुणे 3, तो इस प्रकार ये हो गया 5 तिहाई 15/2 वर्ग इकाई। अगर ये क्षेत्रफल पूछता तब आप ये हल करते। फिलहाल ये बहुत ही सिंपल सवाल है। आप ग्राफ करेंगे, ग्राफ खींचेंगे तो दोनों के जो कॉमन पॉइंट होंगे वही क्या होंगे? प्रतिच्छेद बिंदु का निर्देशांक होगा। तो एक शीर्ष का निर्देशांक आपको 2 और 3 मिल गया। एक रेखा ये है, इस रेखा का ये कटान बिंदु x अक्ष के साथ, x अक्ष पर y बराबर 0, और इस रेखा में जब y बराबर आप 0 कर देंगे तो y बराबर 0 करेंगे तो x इज इक्वल टू -1 प्राप्त होगा। या तो आप नहीं तो यहां देख भी रहे हैं कि x बराबर ये y बराबर 0 पर इसका निर्देशांक क्या है? -1 और 0। इसी प्रकार इस पे कितना है? 4 0। तो तीनों शीर्षों के निर्देशांक और छायांकित भाग के क्षेत्रफल। अगर आपसे ये छायांकित भाग, त्रिभुज का छायांकित भाग और अगर क्षेत्रफल पूछता तो आप यही लिख देते, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। आधार 5 खाना और ऊंचाई 3 खाना, 5 तिहाई 15/2 वर्ग इकाई। तो प्रश्नावली 3A का लास्ट 13वां सवाल ये कह रहा है कि a और b के किन मानों के लिए रैखिक युग्म के अनंत हल होंगे? a और b के किन मानों के लिए रैखिक युग्म के अनंत, अनेक या अपरिमित हल होंगे? तो जब आपको इस टाइप से अद्वितीय हल या कोई हल नहीं या अपरिमित हल निकालना होता है तो आप किस रूप में लिखते हैं? a1x + b1y + c1 = 0 के रूप में। तो आप इसको लिख लेंगे 2x + 3y - 7 = 0। यह आ जाएगा समीकरण नंबर 1। आप उसको लिख लेंगे a - bx + a + by माइनस, इसको जब आप इधर लाएंगे तो एक ही साथ लिख लेते हैं 3a + b - 2 = 0, समीकरण नंबर 2। अब क्या लिखेंगे? समीकरण 1 और 2 की तुलना आप लिखेंगे यहां, जैसे आप अब तक लिखते आए हैं। समीकरण 1 और 2 की तुलना क्या लिखेंगे? a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0 से करने पर जब आप तुलना करेंगे तो पहले में देखिए a1 = 2,
B1 इज इक्वल टू 3 और C1 इज इक्वल टू -7। इसकी तुलना हम यहां कर रहे हैं। जब इसकी तुलना इससे करेंगे तो A2 इज इक्वल टू A माइनस B, B2 इज इक्वल टू A प्लस B और C2 इज इक्वल टू क्या होगा, ये C2 ये है पूरा -3A प्लस B -2। समीकरण के अनंत हल हैं या अपरिमित हल हैं। अगर किसी भी समीकरण के अपरिमित हल कब होते हैं, जब A1 अपान A2 बराबर B1 अपान B2 बराबर C1 अपान C2। आप लिख देंगे यहां, चूंकि रैखिक युग्म के अनेक हल हैं। क्या हैं? अनेक हल हैं। अतः क्या होगा, A1 अपान A2 इक्वल टू B1 अपान B2 इक्वल टू C1 अपान C2। अगर आपको ये दिखाना होता है, ज्ञात करना होता है कि कितने हल हैं, तो आप A1 अपान A2 निकालते हैं, B1 अपान B2 निकालते हैं, C1 अपान C2 निकालते हैं। अगर तीनों मान बराबर आ जाएं तो आप कहते हैं कि समीकरण के अपरिमित हल हैं। यहां ये कह रहा है कि अपरिमित हल हैं, तो इसका मतलब तीनों के मान क्या होंगे, बराबर होंगे। अब A1 इज इक्वल टू 2 और A2 इज इक्वल टू A माइनस B, B1 इज इक्वल टू 3 और ये होगा A प्लस B, C1 इज इक्वल टू -7 और C2 इज इक्वल टू 3A प्लस B -2। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। अब देखिए, एक बार आप 2 ले लीजिए, फिर एक बार 2 ले लीजिए, तो आपको A और B में समीकरण मिल जाएगा। तो एक बार हम यही ले लेते हैं, इन दोनों को। जब इन दोनों को लेंगे तो 2 अपान A माइनस B इज इक्वल टू 3 अपान A प्लस B। अब तिर्यक गुणा कर दीजिए। A प्लस B का गुणा 2 में करेंगे, 2A प्लस 2B इज इक्वल टू 3A माइनस 3B। अब देखिए 2A आप इधर लाइए, या A एक तरफ कर लीजिए और B एक तरफ कर लीजिए। तो आप देखिए यहां से 3A इधर, 2A इधर लाइए और 3B इधर। तो 2A जब इधर ले जाइएगा तो क्या हो जाएगा, 3A माइनस 2A और ये 2B प्लस 3B, यानी A इज इक्वल टू 5B। A इज इक्वल टू 5B हो गया जब हमने इसको लिया। अब एक काम करिए, अब चाहे आप इन दोनों को ले लीजिए, चाहे आप इसको ले लीजिए, आपको A और B में एक संबंध मिल गया है। जब A और B में एक संबंध मिल गया है, यानी A जहां है वहां हम क्या लिख देंगे, 5B लिख देंगे। तो आप देखिए ध्यान से, हम दूसरा और तीसरा लेते हैं। जब हम दूसरा और तीसरा लेंगे तो 3 अपान A प्लस B इज इक्वल टू 7 अपान 3A प्लस B माइनस 2। अब आप गुणा कर लीजिए, तब आप हल कीजिए, या A की जगह 5B अभी रख दीजिए। इन दोनों में हल करेंगे, A की जगह जब 5B रखेंगे तो 3 अपान 5B प्लस B इज इक्वल टू 7 अपान, ये देखिए A होगा तो वहां 5B रखेंगे, अगर 3A होगा तो 3 इंटू 5B यानी 5 तिहाई 15, 3 5B प्लस B माइनस 2, 3 अपान 6B इज इक्वल टू 7 अपान, ये देखिए 5 तिहाई 15 और 15 1 16, 16B बटे 2 ऋण 2। अब ये 3 एक नाम 3 दूनी 6, तो ये हो गया 1 अपान 2B इज इक्वल टू 7 अपान 16B माइनस 2। अब तिर्यक गुणा कर दीजिए। तिर्यक जब गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 16B माइनस 2 इज इक्वल टू 7 दूना 14B। यहां 16B है और यहां 14B है।
14b को आप इधर लाइए, जब ये 14b को इधर लाएंगे 16b में से 14b घट जाएगा, यानी आप यहां देखिए 16b माइनस 14b इज इक्वल टू 2, 2 को आप उधर ले जाइए, या 2b इज इक्वल टू 2, तो b इज इक्वल टू 2/2, b इज इक्वल टू 1, तो a इज इक्वल टू 5b है, तो 5 इंटू 1, तो a का मान क्या आ गया 5, यही आंसर आपका आ गया, a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 1। यानी a का मान 5 और b का मान 1 होगा, तो इन दो समीकरणों के अनेक हल या अपरिमित हल होंगे। बहुत इजी सवाल है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप फिर से इसको रिवर्स करके देखिए। आपने कुछ नहीं किया है, इसको हमने a1x प्लस b1y प्लस c1 के रूप में बनाया है, तुलना किया है, a1 b1 c1 a2 b2 c2 का मान रखा है। चूंकि इस रैखिक युग्म के अनेक हल हैं, ये दिया हुआ है, इसलिए हमने a1/a2 b1/b2 c1/c2 बराबर किया है, फिर इनके मान रखे हैं। हमने पहले दो, कोई दो ले लीजिए, दो ले लीजिए तो a और b में एक संबंध आएगा, फिर 3 में से कोई दो ले लीजिए, हल करिए, a और b का मान आसानी से निकल जाएगा। इस प्रकार ये प्रश्नावली खत्म हो गई।